हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं और नया टॉपिक है आप लोगों के पास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, राइट। अगला टॉपिक कौन सा है हमारे पास? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, अब जरा सुनिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हमने करना क्या है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हम लोगों ने आपको जो घर से मतलब कि आपके हाउस से जो रेंटल इनकम के तौर पर जो इनकम डिराइव्ड होती है हम लोगों ने उसको कंसिडर्ड करना है, राइट। तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, कैसे सॉल्व करेंगे। हेडिंग रहेंगी अगेन स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर अगेन सेम फॉर्मेट एज यूजुअल असेसी का नाम इस्तेमाल करना है, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, राइट। और उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो पहला कॉलम किसके लिए? पर्टिकुलर। और फिर पर्टिकुलर के बाद अमाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर के बाद अमाउंट। तो आप लोगों को यहाँ पर एक अगर सिंगल घर के लिए है तो, और अगर मल्टीपल घर आते हैं ना तो यहीं पर फिर आपने जितने घर या जितने पोर्शन आ रहे हैं हर एक पोर्शन के लिए क्या कर देने का, सेपरेट अमाउंट का कॉलम बना देने का। जैसे 3 कैटेगरी के घर आ सकते हैं। एक आ सकता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए, एसओपी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, राइट। दूसरा आ सकता है लेट आउट प्रॉपर्टी। तीसरा आ सकता है डिम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी, लेकिन डिम्ड लेट आउट को भी हम लेट आउट जैसा ही कंसिडर्ड करेंगे। और आ सकता है ओन बिजनेस के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो अब देखो कैसे कैलकुलेशन होने वाले हैं। तो अगर आप लोगों के पास 3 अलग अलग घर या 3 अलग अलग कंडीशंस में घर है तो आप कैसे 1 बाय 1 आइडेंटिफाई करोगे। एसओपी में सीधा नाउ की वैल्यू क्या लेना होता है? 0। एसओपी घर में नाउ सीधा क्या आता है? 0। मतलब एसओपी घर में ऊपर कोई कैलकुलेशन करने की गरज ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें लेट आउट घर की, कौन से घर की? लेट आउट। तो लेट आउट हाउस के लिए क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे म्युनिसिपल वैल्यू का और फेयर रेंट का। इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, और इन दोनों में से हायर वैल्यू देखेंगे, ठीक है। फिर जो भी ये विचेवर इज हायर आएगा, इन दोनों में जो भी विचेवर इज हायर आएगा तो क्या करेंगे? विचेवर इज हायर का कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ। किसके साथ? स्टैंडर्ड रेंट के साथ। और क्या चेक करेंगे? विचेवर इज लेस कौन सी अमाउंट है, ठीक है। जो भी विचेवर इज लेस होगा उसे हम क्या नाम देंगे? एक्सपेक्टेड रेंट। क्या नाम देंगे? एक्सपेक्टेड रेंट। और इस एक्सपेक्टेड रेंट में से फिर हम इसका कंपैरिजन किसके साथ करेंगे? एक्चुअल रेंट के साथ। किसके साथ करेंगे? एक्चुअल रेंट के साथ। और फिर इन दोनों में क्या देखेंगे? एक्चुअल रेंट में विच एवर इज हायर, और जो भी विच एवर इज हायर है वो हमारा क्या कहलाएगा? गांव, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है, गांव। तो गांव आपका क्या हो जाएगा? कंपैरिजन करके विच एवर इज हायर, राइट। और फिर उसके बाद गांव में से क्या माइनस करेंगे? म्युनिसिपल टैक्स लेस करेंगे, इसमें से म्युनिसिपल टैक्स। एंड याद रखना हमेशा म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय क्या होना चाहिए? एम्प्लॉयर होना चाहिए। पेड बाय क्या होना चाहिए? सॉरी, एम्प्लॉयर नहीं, पेड बाय ओनर होना चाहिए, ठीक है। तो पेड बाय क्या होना चाहिए? ये आपका ओनर होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, सॉरी ओनर, सो म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, तो म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर में हम लोग क्या कर देंगे? जितना भी ओनर ने पेड किया है, जितना भी अमाउंट पे किया है सब लेस कर देंगे। तो हमें क्या पता चल जाएगा? नेट एनुअल वैल्यू। हमें क्या पता चल जाएगा? नेट एनुअल वैल्यू, मतलब कि नाउ। हमें काय की वैल्यू पता चल जाएंगी? नाउ। और हमेशा याद रखना जो एसओपी घर है वहां पर नाउ की वैल्यू हमेशा 0 रहेंगी आपकी, राइट। और उसके अलावा फिर इस नाव में से लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। इसमें से अब डिडक्शन माइनस करेंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, जिसके अंदर पहला डिडक्शन आएगा आप लोगों का स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि 30% ऑफ नाव रहेगा, ठीक है। नाव का कितना परसेंट? 30% रहेगा। और दूसरी बात क्या रहेंगी आप लोगों की? दूसरी बात रहेंगी इंटरेस्ट
इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। लेकिन ध्यान देना, ये जो बोरोड कैपिटल है ये कौन से पर्पस के लिए होना चाहिए? ये होना चाहिए आप लोगों का होम के पर्पस से, घर के पर्पस से, CARR पर्पस होना चाहिए, राइट। अच्छा, जैसे मैं इस 30% की बात करूँ तो यहाँ तो जीरो ही आएगा, क्योंकि जब नाउ जीरो है तो 30% भी जीरो आएगा। यहाँ कुछ तो अमाउंट निकलेंगी, इसका 30% निकालना है, राइट। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना आएगा? सो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आप लोगों का यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक लिमिट लगती है, ठीक है। और ये बिल्कुल नो लिमिट, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। एसओपी घर पे लिमिट है, बट लेट आउट घर पे कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, दो बातें याद रखने का, ये एक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के लिए इंटरेस्ट आता है, और दूसरा पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड के लिए इंटरेस्ट आता है। किसके लिए? पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड के लिए इंटरेस्ट आता है। तो जो लिमिट है ना, वो किसके लिए अप्लाई होती है? पोस्ट कंस्ट्रक्शन के लिए। यहाँ तो वैसे भी लिमिट ही नहीं है, तो बात ही खत्म, ओके। और जो प्री कंस्ट्रक्शन है उनके लिए क्या नहीं है? आपके पास लिमिट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी हमने एक्यूमुलेट करके रखा हुआ, धीरे धीरे डिडक्शन ले रहे। लेकिन पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट के अंदर क्या है? आपकी लिमिट है। अच्छा, कितनी लिमिट है? तो 30,000 और 2 लाख रुपए, दो लिमिट आती है, या तो 30,000 या तो 2 लाख। अच्छा, 30,000 की लिमिट कब आएगी? जब कुछ बेसिक कंडीशन है वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तो मैक्सिमम लिमिट 30,000 है। अब वो कंडीशन क्या क्या देखना है आप लोगों ने? कंडीशन चेक करना है कि लोन आपने सीए पर्पस के लिए लेना चाहिए। किसके लिए लेना चाहिए लोन? एसओपी में सीए पर्पस के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए प्लस एक्विजिशन, या उसी को हम क्या भी बोलते हैं? परचेस। दूसरी बात सर, वॉइस ब्रेक हो रही है। हम लोगों ने 30,000 और 2 लाख की लिमिट है। एक तो पहला क्या कंडीशन चेक करना चाहिए? हमने देखना चाहिए अगर लोन कौन से पर्पस के लिए हो, सीए, ठीक है, ये अगर कंडीशन फुलफिल हो रही है। दूसरी, लोन लेने से के अंदर 5 साल के अंदर घर बना के क्या हो जाना चाहिए? तैयार हो जाना चाहिए। दूसरी बात ये थी। तीसरी बात थी इंटरेस्ट सर्टिफिकेट को लेकर थी, जो बाय डिफॉल्ट हम मान के चलते हैं कि इंटरेस्ट सर्टिफिकेट फुलफिल्ड हुआ होगा। और लोन 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया होना चाहिए। अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो 2 लाख की लिमिट लगती है। चारों में से अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं होती तो फिर 30,000 की लिमिट लग जाती है, राइट। और यहाँ तो कोई लिमिट ही नहीं है, इसलिए यहाँ तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है लेट आउट हाउस के घर के केस में। और जो मैंने थर्ड घर का आपको जो सिचुएशन बताया था, अगर आप खुद के बिजनेस के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हो, किसके लिए? अगर खुद के बिजनेस के लिए अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर ऐसे केस में आपको यहाँ कोई कैलकुलेशन ही नहीं करना है। आप सीधा क्या लिखने का? अगर ओन बिजनेस के लिए अगर आप अपना पोर्शन यूज कर रहे हो, घर यूज कर रहे हो, तो लिखने का कैलकुलेशन मेड अंडर PGBP। मतलब आपको यहाँ कोई कैलकुलेशन ही नहीं करना है। जो भी कैलकुलेशन होगा वो आपका सारा का सारा PGBP हेड में होगा, इधर कुछ नहीं होगा। इतना करने के बाद अब आप लोगों को क्या पता चल जाएगा? टोटल या फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वन मतलब यहाँ से या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा, दूसरा प्रॉफिट, और यहाँ से तो कुछ आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो जब आप लोगों को ऐसे अलग अलग टाइप से क्या मिल जाए, घर से इनकम मिल जाए, तो आपने क्या करना? सारी इनकम को क्लब कर देना। मतलब कि एक स्टेटमेंट बनाने का, स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और फिर जो भी पोर्शन रहा होगा, लाइक एसओपी, लाइक लेट आउट, या फिर जो भी पार्ट ए, पोर्शन ए बी, जो भी रहा होगा उस नाम से आपने क्या कर देने का? जितनी भी इनकम या लॉस आई है, सारी इनकम और लॉस को लिख कर उनको नेट ऑफ कर देने का, ठीक है। जो भी घर आया होगा तो आप लोगों ने क्या कर देने का? नेट टैक्सेबल इनकम निकाल देने का। लेकिन अब एक बात को ध्यान रखना, ये निकलने के बाद सम टाइम कभी कभार क्वेश्चन के अंदर पुराना रेंट आपको रिसीव्ड हो जाता है, जिसे हम अरियर ऑफ रेंट रियलाइज बोलते हैं। अगर कभी कल ऐसा हो जाए कि आप लोगों का अरियर ऑफ रेंट रिसीव्ड मिल जाए, आपको अरियर या फिर अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड, अगर कोई पुराना रेंट अगर आपको रिसीव्ड हो रहा है, जितने भी अमाउंट का होगा,
उसमें से लेस करेंगे 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन, और फिर लेस करने के बाद जो भी अमाउंट आएंगी वो ऐड कर देंगे। तो आपको क्या पता चल जाएगा, टोटल टैक्सेबल इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, राइट। और यहाँ पर आप लोगों का हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर क्या हो जाता है, फिनिश। अच्छा, इसमें एक बात याद रखना, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी है जो इग्नोर करने वाली होती है। जैसे कि आप लोगों को कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल, कोई मेंटेनेंस खर्चे, यानी हमारे फॉर्मेट के अलावा अगर कोई और खर्चे या कोई अदर पॉइंट दिया है तो उन चीज़ों को हमने क्या करना है, इग्नोर करना है, राइट। उसको क्या करना है, हम लोगों ने इग्नोर करना है। तो इस तरीके से आप लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस को क्या करना चाहिए, अटेम्प्ट करना चाहिए। सो ये रहा आप लोगों का पूरा किस चीज़ से रिलेटेड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक क्विक रिकैप, ठीक है, एक कैप्सूल रिकैप जो एग्जाम्स के पहले एक बेसिक आप लोगों को हिंट और एक ओवरव्यू पता होना चाहिए, राइट। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट किस टाइप के टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं।